गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ले जाओ इसे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एक मिनट बच्चों, एक मिनट करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। ऑडियो वीडियो सब सही है? गुड मॉर्निंग, ऑडियो वीडियो सब सही है? कैसे हो आप लोग? हाँ, कैसा रहा है आपका? वेटिंग फॉर यू, वेटिंग तो हो गया, आ गई मैं। गुड मॉर्निंग, सब सही है? आवाज सही सुन रही है? टेस्ट कैसा हुआ? 93 सही हुए, नयन कह रहा है। एक बच्चे के फुल भी है, मैं आप लोगों को टेस्ट का टॉप 10 बता देती हूँ। मुझे सुबह ही टीम ने भेजा है। टॉप 10 में हैं, पहले नंबर पे हैं आसिफ इकबाल, जिनके 400 में से 400 नंबर हैं। फिर है अनिरुद्ध, जिनके 396 मार्क्स हैं। फिर भूमिका 396, रंजिता 396, फ्रीडोस 396, फरहीन 396, शिवांशी 392, मोहम्मद नबील 392, योगेश नंदकानी 392, विशाखा कुमारी 392। अब ये टेस्ट जो है, ये किसका टेस्ट था? अच्छा, ये तीनों का मिक्स्ड टेस्ट था। कंग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हारा असली इम्तिहान आज होने वाला है 2 बजे, क्योंकि मैंने अच्छे से मुश्किल क्वेश्चंस बनाए हैं एनसीईआरटी से आज के टेस्ट के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टेस्ट के लिए। और मैं तुम लोग को एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है? चलो दे देती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, है ना। इम्यूनिटी से बहुत क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, मतलब इम्यूनिटी की एक एक लाइन लर्न कर देना। इम्यूनिटी से इतना स्टेटमेंट 1-2 स्टेटमेंट, मतलब पूरा टेस्ट स्टेटमेंट 1-2 का है, पूरा का पूरा टेस्ट स्टेटमेंट 1-2 का है, तुम ये मान के चलो। तो अगर तुमने इम्यूनिटी की एक एक लाइन नहीं पढ़ ली ना, तो तुम समझो कि दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम आज का टेस्ट बहुत ऐसे हो जाओगे कि यार हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता चैप्टर में, और हम नलायक हैं। तुम ऐसे नहीं जाना चाहते तो एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेना, ठीक है? चलो, तैयारी कैसे चल रही है मुझे बताओ जरा। तैयारी कैसे चल रही है? 2 दिन क्या किया? आई होप तुमने 2 दिन में पहले एक दिन में रिवाइज किया होगा सब कुछ, और संडे को बढ़िया टेस्ट दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम सद्दकी। एजर्शन रीजन देखो, अब हमें जो प्रॉब्लम नेक्स्ट सॉल्व करनी है वो है डाउट सॉल्विंग की, कि भैया जो टेस्ट में क्वेश्चंस हैं ये सब है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सही हैं गलत हैं कैसे हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन प्लान कर रही हूँ, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं मैं आपको उसमें करा दूंगी। तो आप अपना अपना जो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी कि कोई एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करा दूंगी। सारे ही क्वेश्चन मैं बता दूंगी, इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों है। तो आप अपना वो डाउट सेशन लगा के आप अपना पूरा पता कर सकते हो कि कहाँ पे आपका गलती कैसे हो रही है, ठीक है? अब वो सेशन कैसे लेना है, कब लेना है, वो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लान करने के लिए, फिर मैं वो सेशन आप लोगों के साथ ले लूंगी। मैम आप अयोध्या जाओगे क्या 22 को? तो क्लासे कौन लेगा मैं अयोध्या जाऊंगी तो? हैं? हाँ ईशिता, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मैं चेक कर लूंगी बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो शुरू करें। आज ये खत्म करना है चैप्टर अपने को, तो अपन थोड़ा सा इधर उधर की बातें कम करें और थोड़ा सा फोकस में आ जाएं तो सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलो जय माता दी बोलो, या जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लीजिए, और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। चलो चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि आज इसमें काम बहुत करना है अपने को। मैं तुम्हें बता देती हूँ आज क्या क्या करना है। अरे यार, आज का मेन्यू क्या है? एक तो ये निकाल देती हूँ मैं ब्रेसलेट के लिए, ये रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट है। रोज क्वार्ट्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, ठीक है? पहले पढ़ाई करो, पहले आज का टेस्ट बढ़िया दो। जिस जिस बच्चे का बढ़िया नंबर आएंगे उसको बताऊंगी स्पेशली मैसेज करके कि रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनने से क्या होता है। आज के मेन्यू में है पहला एड्स, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि डिटेल में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा कैंसर, डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में दिया हुआ है। इम्यूनिटी बढ़िया मस्त डिटेल में पढ़नी है, इससे बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं।
है ना। लास्ट में ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज छोटा सा है, कुछ है नहीं। ड्रग एब्यूज के बाद एक बहुत ही बकवास पोर्शन है एनसीईआरटी का कि टीनेजर्स को ड्रग एब्यूज से कैसे बचना चाहिए, वो हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कहूंगी खुद पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं भैया पेरेंट्स की सहायता ले लो, ठीक है, टीचर्स की सहायता ले लो, लेकिन टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्रग एब्यूज में से मेन जो हमने 3 ड्रग्स पढ़नी है, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स और ओपियोइड्स, ठीक है। रुको, क्या हम ये कोट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही भारी है, जो पढ़ाने नहीं दे रहा ये। रुको, लेट मी ट्राई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो आज का लेक्चर लॉन्ग नहीं होगा, 2 घंटे में खत्म करना है अपने को, कोई लॉन्ग नहीं करना। 2 घंटे तो अपने लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। आ जाओ एड्स पे, आ जाओ पहले एड्स पे आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहो। एड्स के नाम में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहले तो बात तो आपको एड्स का फुल फॉर्म आना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि ये एक्वायर्ड है, मतलब आपको जेनेटिक नहीं मिला ये, इट इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ये नहीं है कि माँ बाप से जेनेटिकली मिल गया है। हालांकि मदर टू फीटस जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन अगर कोई चीज प्लेसेंटा के थ्रू जाती है तो हम उसको जेनेटिक नहीं कहते, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। आप अपनी जिंदगी में खुद एक्वायर करते हैं अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, जेनेटिक नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसका मतलब इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। क्यों इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है? आपके टी हेल्पर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स में एक प्रकार का लिम्फोसाइट होता है टी हेल्पर, वो डिक्रीज हो जाते हैं। टी हेल्पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाता है तो आपके पूरे इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी फिर जाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी फिर जाती है तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को छोटी छोटी बीमारियों से नहीं बचा पाते। तो एड्स का पेशेंट, देखो एड्स में डेथ होना निश्चित है, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, ठीक है, नो क्योर फॉर एड्स, डेथ इज सर्टेन। लेकिन आप क्या करोगे, दवाइयों के मदद से अपनी दवाइयां लेके अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करोगे, लाइफ को लंबा करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जो डेथ होती है एड्स में, वो एड्स से कम और इन्फेक्शन से ज्यादा होती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना डेफिशिएंट हो जाता है तो आपको छोटा छोटा इन्फेक्शन घेर लेता है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन घेर लेता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको घेर लेगा, ठीक है। तो टीबी से बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक ही नहीं हो पा रहा टीबी, ठीक है, और कोई इन्फेक्शन हो गया वही नहीं ठीक हो पा रहा। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से बेसिकली डेथ होती है, ठीक है। देन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हो जाते हैं इसमें, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। पहली बात तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए इन बातों की। देन अगली बात, ये कौन से वायरस से होता है? इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने इस चीज पे बनाए हुए हैं कि भैया फुल फॉर्म क्या होती है चीजों की। मैंने क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस लिख दिया है, तो तुम्हें अगर नहीं पता कि डेफिशिएंट है डेफिशिएंसी, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी लिख दिया है, तो तुम्हें नहीं पता अगर इम्यूनो है या इम्यूनिटी है तो गलत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है ही नहीं, वो मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। देन इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 में इसका फर्स्ट रिपोर्ट आया था, एंड उसके बाद से ये इन 25 years और सो ये
25 मिलियन लोगों को मार चुका है। ये एनसीईआरटी पुरानी है इसलिए 1981 से इनको लगता है कि अभी 25 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब तुम समझ रहे हो, 80 इधर इधर, मतलब ये तो बहुत ही, अब तो 50 साल होने को आए हैं 1981 को, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि 25 सालों 25 ईयर्स और सो ये 25 मिलियन पीपल को मार चुका है। तो जो एनसीईआरटी को ठीक करनी चाहिए कि भैया 1981 में हुआ था, तो अब 45 साल होने को आए हैं, तो तुम ये चीज चेंज कर दो, वो नहीं चेंज करेगी एनसीईआरटी, वो वही लिख देगी, बाकी सब चीजें चेंज करती रहेगी, चैप्टर हटा दो, काट दो, कुछ कर दो, चिकनगुनिया डेंगू डाल दो, कुछ कर दो, पता नहीं क्या करती रहती है। इट हैज किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल। तो जो एचआईवी है वो एक रेट्रो वायरस है, मेरी बात सुनो। एचआईवी जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है, इनके पास खुद आरएनए रहता है, ये जब होस्ट पे अटैक मारते हैं, होस्ट सेल पे अटैक मारते हैं, तो एड्स का वायरस कौन से उस पे अटैक मारता है, दो होस्ट सेल्स होते हैं इसके, टी हेल्पर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस तो जिंदा रह जाते हैं, मरते नहीं है वो इन्फेक्शन से, ये मरते नहीं है, ये मर जाते हैं, ये मर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। मैक्रोफेजेस जिंदा रहते हैं और कॉन्टिन्यूसली एड्स के नए पार्टिकल्स को वो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एचआईवी फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा ना बड़ा बना लेती हूँ होस्ट सेल, ताकि मैं आपको, अब मैं यहाँ पे साइकिल ही समझा देती हूँ आपको होता क्या है, ठीक है। ये बेसिकली एक एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप्ड वायरस का मतलब क्या होता है, इधर देखो, रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, एनवेलप्ड वायरस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें जैसे जैसे नॉर्मल वायरस में प्रोटीन की कवरिंग होती है, जैसे कैप्सिड बोलते हैं, एचआईवी में ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है, और वो भी दो दो ऐसे दो कवरिंग होती है। हालांकि ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया, बस ये बोला है कि एचआईवी इज अ एनवेलप्ड वायरस। तो हमें बस याद रखना है कि इसके अच्छे से एनवेलप्स है, एक कवरिंग नहीं है, कई मल्टीपल कवरिंग्स है ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग। ग्लाइकोप्रोटीन भी मत याद रखो, बस याद रखो कि इसके एनवेलप एक से ज्यादा है, इसलिए एनवेलप्ड वायरस है। इसके अंदर बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो पीस होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में एक ही दिखाया हुआ है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को रेफर करो, ठीक है। तो मैं भी एक ही बना देती हूँ, दो क्यों बनाने हैं। वैसे इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो पीस होते हैं, मैं यहाँ पे एक ही पीस बना रही हूँ, ये दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हर आरएनए वायरस रेट्रो वायरस नहीं होता, लेकिन जो आरएनए से डीएनए बनाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, उसको रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो ये एक रेट्रो वायरस है। साथ में इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एचआईवी का वायरस ह्यूमन टी हेल्पर और मैक्रोफेज पे अटैक मारता है। ये क्या करता है, ये अपना ये अंदर वाला मटेरियल सारा इधर दे देता है, बाहर का एनवेलप तो बाहर ही रह जाता है, एनवेलप तो ऐसे बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्या जाएगा, आरएनए जाएगा, और ये आरएनए इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे वायरल डीएनए। ये वायरल आरएनए था, डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ये डीएनए जाके ह्यूमन डीएनए में मिल जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन डीएनए, ये डीएनए जाके यहाँ पे जाके ह्यूमन डीएनए में मिल जाएगा ऐसे, और फिर ह्यूमंस के सारे एंजाइम यूज करके ये यहाँ इस डीएनए से फिर से वायरल आरएनए बना देगा। वायरल आरएनए मान लो मैं इसमें बना लेती हूँ, ग्रीन में बना लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये नए वायरल आरएनए बना लेगा, वायरल आरएनए बना लेगा, एंड ऑफ कोर्स अपने इनके एनवेलप भी बना लेगा, ऐसे ऐसे एनवेलप भी बना लेगा, नए नए वायरस पार्टिकल्स बच गए, और फिर ये यहां से रिलीज कर देगा नए सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। टी हेल्पर सेल्स इस प्रोसेस में मर जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में देखो एक नोट लिखा हुआ है, सम सेल्स डू नॉट डाई व्हाइल रिलीजिंग द वायरस का प्रोजेनी, ठीक है। तो वो जो नहीं मरते वो मैक्रोफेजेस होते हैं, इसलिए इनको एचआईवी फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। बेसिकली बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो, अरे बोल दो, बोल दो ना जरा। फर्स्ट केस इंडिया में 1986 में था, वो नहीं करना है। एक तो गलत लिख रही हो सानिया, 1886 में लिख रहे हो, 1981 में तो डिस्कवर हुआ है ये, एड्स का पहला केस आया था 1881 में, इंडिया में आ गया, पागल बच्ची। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जेनेटिक, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, वो जेनेटिक नहीं है ये। तो इंडिया में कब है नहीं जानना,
सिर्फ एक याद रखना है, 1981 में एक केस आया था और वो इंडिया में नहीं आया था, मतलब पहला केस आया था, अमेरिका में आया था। हो तो गया शीतल, वानिशा हो तो गया। कॉन्जेनिटल क्या होता है? जेनेटिक। तुम लोग सुनता नहीं हो एक बार में, बता रही हूं। HIV इन्फेक्शन और एड्स में क्या फर्क है, मैं हम बता रही हूं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी 2 मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ आशीष, इसलिए मैं 2 नहीं बना रही। 1 या 2 का क्वेश्चन नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी में दिया वही आएगा। एनवेलप होता है कवर, ठीक है। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, एक बंदे से दूसरे बंदे को HIV कैसे फैल सकता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से सुन लो। सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सीमन में इसका वायरस मिलता है, वेजाइनल फ्लूइड में इसका वायरस मिलता है, फ्लूइड में इसका वायरस जो है पाया जाता है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है। कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि ब्लड में भी इसका वायरस मिलता है। जहां वायरस नहीं मिलता वो है थूक, सलाइवा, इसलिए किसिंग से एड्स नहीं फैलता। लेकिन लिप टू लिप किस ना ही करो किसी एड्स पेशेंट को, तो सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मान लो 2 लोगों के ब्लीडिंग गम्स है, तो या खून में वायरस है, किसी और के भी ब्लीडिंग गम्स है, तो वहां से खून में जा सकता है। सलाइवा में वायरस नहीं होता एक्चुअली में, किसिंग से नहीं फैलता है, ठीक है। तो किसिंग से नहीं फैलता, टचिंग से नहीं फैलता, किससे फैलेगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा भैया, सेक्सुअल फ्लूइड्स में होगा, देन आपके ब्लड में होगा। तो अगर ब्लड बैंक में से आप ब्लड लेने गए, अब बहुत सारी डिजीज एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, कौन सी डिजीजेस से, कौन सी डिजीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है, ठीक है, उसकी मैंने लिस्ट बना के दी है तुम्हें, मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मान लो मैं पेशेंट हूं थैलेसीमिया का, मैं ब्लड लेने आई हूं, ठीक है। जितनी भी ब्लड डिजीज है ना, जेनेटिक डिजीज है, उसमें आपको ब्लड देना पड़ता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में बाहर से ब्लड लेना पड़ता है। देन और कौन सी होती है ब्लड की डिजीज, हीमोफीलिया में बाहर से ब्लड लेना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। देन थैलेसीमिया में, ये सारी अपन ने पढ़नी है मेंडल वाले में, बाहर से ब्लड लेना पड़ता है। तो जहां पे बाहर से ब्लड लेना पड़ेगा वहां पे एड्स का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लो कोई इन्फेक्टेड ब्लड किसी ने दान कर दिया, उसे पता नहीं वो इन्फेक्टेड है, तुम्हारे चला जाएगा। तो भैया आपने ध्यान रखना है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में। ये ड्रग एब्यूजर्स में होता है, ड्रग, ड्राई नहीं, DRUG, ड्रग एब्यूजर्स में एक दूसरे की नीडल यूज करते हैं, वो जब इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं। देन इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, इसमें तो बच्चे की कोई गलती ही नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो एड्स है वो टाइफॉइड या उसकी तरह ऐसे नहीं कि आप बैठे हो तो आपकी बीमारी हो गई, जनरली आपके खुद के बिहेवियर से एड्स फैलता है। इट जनरली स्प्रेड्स बाय कॉन्शियस बिहेवियर, लिख लो कहीं पे एनसीईआरटी में, इट स्प्रेड्स बाय मोस्टली बाय कॉन्शियस बिहेवियर। आपने मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे हुए हैं तो वहां से फैलने का खतरा है। आप ड्रग ले रहे हो इंट्रावेनसली, ड्रग अब्यूजर हो आप, तो वहां से इन्फेक्टेड नीडल से फैलने का खतरा है। बहुत कम केसेस में एड्स आपकी गलती ना हो तो भी आपके पास आ जाएगा, जैसा कि अब बच्चे का है थ्रू प्लेसेंटा, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोनों केसेस, जहां गलती है और जहां गलती नहीं है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन गए और हॉस्पिटल ने उस चीज को ठीक से मॉनिटर नहीं किया, तो ये 2 केसेस में आपका गलती से फैल रहा है। लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है मोस्टली केसेस में ये आपकी खुद की गलती से फैलता है, कॉन्शियस बिहेवियर से फैलता है। तो आप अपने आप को प्रिवेंशन कर सकते हो, क्योंकि क्योर नहीं है इस डिजीज का। मस्कीटो बाइट से अमित नहीं फैलेगा, लिख लो, मस्कीटो बाइट से नहीं फैलेगा। मस्कीटो की बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाता वायरस, हालांकि मस्कीटो ब्लड से ब्लड ट्रांसफर करता है, लेकिन वो फैला नहीं सकता। समझ में आ गया? ड्रग एडिक्ट में कैसे फैलेगा आराध्या? किसी ने इंजेक्शन लगाया, उसकी इंजेक्शन की नोक पे ब्लड लग गया उसका, फिर वही इंजेक्शन किसी और ने यूज कर दिया ड्रग वाले ने, तो उसकी नोक पे जो ब्लड लगा हुआ था वो दूसरे की बॉडी में चला गया, वहां से बॉडी फ्लूइड से फैलता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है आराध्या, एनसीईआरटी की लाइन है कि HIV स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड। सलाइवा के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं कहा हुआ है, इसलिए हमें ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी की लाइन है वो हमें वैसे की वैसे याद करनी है। इट स्प्रेड्स बाय बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नाउ ये कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, मैंने पॉइंट वाइज आपकी बना के लाई हुई है। HIV हैज एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम, ये समझते हो, कवर होता है उसके बाहर, ठीक है। देन पीपल हु आर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, किन के हाई रिस्क रहेगा इन्फेक्शन का? इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली,
इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV मदर, ये चारों आपको याद होने चाहिए। देन किन लोगों को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है लेकिन बता नहीं रही, जैसे कि जिसको थैलासीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, या हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो। देन अगर आपको ब्लड कैंसर है, आपको तो मैं क्यों बोलूं, मुंह से गलती से निकल गया, अगर किसी को ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया, वहां पे चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार का एनीमिया, जैसे कुछ किडनी डिजीज होती हैं, किडनी डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से कुछ एनीमियाज हो जाते हैं, वो ऐसे क्योर नहीं कर पाते, आपकी आयरन खा लिया तो ठीक हो गया, ठीक है, तो यहां पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर फिजिकल टच, से नहीं फैलेगा। किसिंग एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी मैंने लिख दिया है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स का सिम्टम्स। एड्स का सिम्टम क्या होता है कि आपको छोटी छोटी बीमारियां घेरने लगती हैं, जो कि नॉर्मली आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उन बीमारियों से नहीं अपने आप को घेरने देता। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हवा में घूम रहा है लेकिन मुझे टीबी नहीं हो रहा क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम मुझे बचा रहा है, लेकिन एक एड्स वाले बंदे को वो नहीं बचा पाता इम्यून सिस्टम, क्योंकि खराब हो चुका है, हेल्पर टी सेल्स मर चुके, ठीक है, तो उसको ये बीमारियां घेर लेंगी। इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जो अपॉर्चुनिटी देख के आप पे अटैक मारते हैं, ठीक है। तो जब आप में HIV का वायरस घुसा और जब आपकी इम्यूनिटी गिरी, जब इम्यूनिटी गिरेगी तब एड्स कहेंगे उसको। तो HIV के इन्फेक्शन और एक्चुअल में आपकी इम्यूनिटी गिरने में, इम्यूनिटी का बैंड बज गया है ना, इम्यूनिटी डिक्रीजेस बैडली, इसके बीच में गैप होता है। एकदम से HIV में आपका इम्यूनिटी नहीं गिर जाती क्योंकि बॉडी नए टी हेल्पर प्रोड्यूस करती रहती है, लेकिन एक टाइम आता है कि जितने नए प्रोड्यूस करती है और जितने मर रहे हैं उनमें बहुत गैप आ जाता है, मरते बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूस बहुत कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्यू मंथ्स से लेके 5 to 10 ईयर्स तक का भी गैप हो सकता है एड्स के एक्चुअल सिम्टम्स आने तक। म्यूकस से नहीं फैलेगा कथांशी, ये नाक नूक के म्यूकस से नहीं फैलेगा, ब्लड में होगा और सेक्सुअल फ्लूइड्स में होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ना म्यूकस के बारे में दिया हुआ कुछ, ना सलाइवा के बारे में दिया हुआ, उसमें सिर्फ बोला हुआ इट स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, तो आपको ये याद रखना है, अनुश्री बता रही हूं, ठीक है। देन अगली बात सुनो, ये हो गया वायरस, हो गया ये, हो गया ये, हो गया ये वाली बात कंप्लीट हो गई आपकी, ये वाला पूरा बात आपकी कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी वाले डायग्राम की, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। CD4 रिसेप्टर्स वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी है। टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस जिनके ऊपर एड्स का वायरस अटैक करता है, उनके पास एक्चुअली एक रिसेप्टर होता है जिसको CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। CD4 रिसेप्टर को पहचान के ही एड्स का वायरस उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनसीईआरटी में CD4 रिसेप्टर नहीं है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। एड्स का जो इनिशियल टेस्ट है वो है एलाइजा, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में। इसका क्योर नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है। नाको क्या है मैं बताती हूं, आगे आ जाओ, ठीक है। नाउ जब हेल्पर टी सेल्स गिरने शुरू हुए आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम वीक होने लगा, तब पर्सन की बॉडी में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। उसको हम एड्स नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे फीवर आएगा इनिशियली, जब जैसे HIV का वायरस घुसता है टी हेल्पर सेल्स गिरने लगता है, डायरिया होने लगता है, फिर धीरे धीरे जब टी हेल्पर सेल्स और ज्यादा गिर जाते हैं, ठीक है, तो वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। एंड देन हेल्पर टी सेल्स की लॉस की वजह से पर्सन स्टार्ट्स टू सफर फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जैसे कि इन्फेक्शंस दैट कुड अदरवाइज बॉडी ओवरकम कर लेती है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोई वायरस, कोई फंजाई और टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट जैसे इन्फेक्शन, जो पैरासाइट है वो भी इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। जब ये सब केस आने लगे तो हम बोलते हैं एड्स हो चुका है, ठीक है। शुरू शुरू में HIV घुसा, फीवर आता है, उसको हम एड्स नहीं कहते। फिर कुछ साल बाद ये सब होने लगता है कि पूरा बुरी तरीके से वेट लॉस हो गया, हेल्पर टी सेल्स गिर गए, तो फिर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन घेर लिया, तो उसको बोलते हैं एड्स हो गया आप, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट जो होता है वो आपके ब्रेन को जाके इन्फेक्ट करता है। अब नॉर्मल में टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट घूम रहा है, लेकिन उसने मुझे नहीं इफेक्ट किया, आपको नहीं इफेक्ट कर दिया, लेकिन HIV पेशेंट में ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में घुस जाता है और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन होने लगता है, समझ नहीं आ रहा बातें कुछ भी, ठीक है, हेडेक्स रहते हैं और सीजर्स, आपको दौरे पड़ने लगते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स हम करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स करते हैं हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स से, रेट्रोवायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं, लेकिन वो भी पार्शियली इफेक्टिव है, फुली इफेक्टिव तो नहीं हो सकती,
फुली इफेक्टिव अगर हो जाती तो एड्स क्योरेबल ही हो जाता, हार्डली इफेक्टिव रहेगा, ये लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देंगे बट डजंट प्रिवेंट डेथ। प्रिवेंशन, एचआईवी मोस्टली स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, तो आप अपना कॉन्शियस बिहेवियर मॉडिफाई कर लो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स मत रखो, ड्रग मत अब्यूज करो इंट्रावेनस नीडल से, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंफेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पेशेंट्स एंड न्यूबॉर्न जो होता है एचआईवी इन्फेक्टेड मदर का होता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, दे इट में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, पुअर मॉनिटरिंग है, नहीं ध्यान दिया कि भाई ब्लड जो दे रहे हैं वो एचआईवी से इन्फेक्टेड है, या मदर को नहीं ध्यान दिया अच्छा एचआईवी से इन्फेक्टेड है, बच्चे को सकता है, बच्चे की क्या गलती है इसमें, मोस्टली कॉन्शियस बिहेवियर से होता है, इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रिवेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। देन हमारे देश में नाको और वेरियस एनजीओ जो है एजुकेट कर रहे हैं पीपल को अबाउट एड्स। नाको क्या है, ये फुल फॉर्म मैंने पूछी हुई है अपने क्वेश्चंस में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, ठीक है। एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, इंटरनेशनल एड्स डे 1 दिसंबर को ही होता है ना, कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार। WHO ने बड़े सारे प्रोग्राम चलाए हैं एड्स को बचाने के लिए, क्या भैया, क्या जिससे फैलता है उस चीज को रोक दो, कॉन्डम्स दे दो लोगों को ताकि भैया ना फैले, ड्रग एब्यूज को कंट्रोल कर लो ताकि लोग नहीं ड्रग एब्यूज करें, ठीक है, सेफ सेक्स को प्रमोट कर दो, इंश्योरिंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल। तुम्हें याद होगा पहले जब तुम डॉक्टर्स के पास जाते हो, तुम तो नहीं, तुम तो बाद में पैदा हुए हो, जब मैं जाती थी, जब छोटी होती थी, तो लोग नीडल को उबाल के दोबारा यूज करते थे, लेकिन अब WHO ने पूरी दुनिया में किया है कि भैया आप डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज करो, ठीक है, एक बार यूज करो फिर आप दोबारा नीडल की सिरिंज को नहीं यूज कर सकते। मेकिंग ब्लड इन ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी, ठीक है, प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप्स इन एचआईवी ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत एचआईवी के लिए ससेप्टेबल है, वहां बहुत ज्यादा एचआईवी है, ठीक है, तो वहां पे रेगुलर चेकअप्स आप करते रहो। एचआईवी इन्फेक्शन भैया हिडन नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड कर जाएगा, और सोसाइटी को भी ये नहीं कि किसी ने बता दिया मुझे एड्स है तो उसको भैया दूरी भगा दो सोसाइटी से, सिंपैथाइज करना है और एज अ पूरा कलेक्टिव मैनर में इसको डील करना है, लोगों को एक्सेप्टेंस देनी है आपने एड्स वाले लोगों को, ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है एड्स में से, जल्दी पूछो अब। कैपोजिस सार्कोमा, पहली बात तो कैंसर है, अच्छा अच्छा अच्छा, कैपोजिस सार्कोमा, हाँ यार नहीं चाहिए बेटा, वो डिटेल क्लास में मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए, आपको नीट के लिए नहीं चाहिए कैपोजिस सार्कोमा, छोड़ दो सानिया। और बोलो, ये वाले नोट श्रावणी मैं आज आपको, जहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दिखेगा ना आपको ऐप में, उसके नीचे आज पीडीएफ भिजवा दूंगी नोट्स की, ठीक है, क्लास नोट्स की पीडीएफ भी भिजवा दूंगी, जो मेरे ये वाले हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी पीडीएफ भी भिजवा दूंगी। और पूछो, अगर कोई ब्रोकन स्किन है, ओम मान लो मुंह के अंदर कोई ब्रोकन स्किन है जहां से ब्लड लीक हो रहा है, और दूसरा बंदा जिसने उसे किस किया उसके भी कोई ब्रोकन स्किन है, तब एड्स फैल सकता है किसिंग से, नहीं तो नहीं फैलेगा। किसिंग का दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन तुमने मानना है किसिंग से नहीं फैलेगा, अगर मान लो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, सलाइवा से नहीं फैलता, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो आपने बॉडी फ्लूइड से फैलता है उसको ट्रू करना है। इनएविटेबल का मतलब है होना ही होना है, लेंटीवायरस नहीं चाहिए आपको, क्या है ये लेंटीवायरस, प्रांजलि कुछ भी नहीं पूछना है, जो एनसीईआरटी में बात है वही पूछना है मुझसे, ब्लॉक कर दूंगी ऐसे बच्चों को जो बाहर से पूछेंगे। मियर टच मतलब आपने किसी को टच किया तो उससे नहीं फैलेगा। साइकिल प्रियांशी, आरएनए अंदर गया, वायरस का आरएनए अंदर गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए में कन्वर्ट हुआ, वायरल डीएनए में, वायरल डीएनए जो है ह्यूमन डीएनए से चिपका जाके वहां से उसने फिर से आरएनए बना लिया वायरस का और एनवेलप बना लिया। ब्रेस्ट फीडिंग से होता है नीरू, तुझे पता नहीं मिल्क में होता है या नहीं, चेक कर लेती हूं मैं। वीकली टेस्ट का पीडीएफ मिला हुआ बेटा, जहां पे टेस्ट लिखा होता है ना, टेस्ट जहां लिखा है वहां पे टेस्ट में दबाओगे तो 3 ऑप्शन आते हैं नीचे, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं टेस्ट में, तो यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन आता है, लास्ट कॉलम है टेस्ट, नोट्स में आपको सारे पीडीएफ मिलता है, हर टेस्ट का पीडीएफ मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है सपना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है।
जो ये मिल्क वाला है ये उसमें देख लेना, क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, आएगा नहीं। मैक्रोफेजेस नहीं मरते इसलिए उनको एचआईवी फैक्ट्रीज बोलते हैं। हाँ जी, आज क्विज है एमआरएक्स। एनसीईआरटी से एड्स ढंग से पढ़ लेना अभी क्विज से पहले। सारी मैंने एनसीईआरटी यहां पे करा दी है। अब आ जाओ कैंसर पे, कैंसर पे चले। कैंसर पे चलो, ध्यान से सुनो। ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया, बढ़िया। कैंसर एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेस, मेजर कॉज ऑफ डेथ है। अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेजर कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर की एनसीईआरटी खोल ली, जल्दी बोलो। सबकी तरह से जितना बच्चा देख रहा है मुझे यहां पे कमेंट चाहिए कि मैम कैंसर की एनसीईआरटी हमने खोल ली है। यस 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 लिख दो, ओपनड, यस लिखो। मैंने बता दिया ऋतुजा इसका मीनिंग क्या है, कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड। इसका मतलब यह है जैसे कि मैक्रोफेजेस में होता है कि जब मैक्रोफेज इन्फेक्ट हो गया एचआईवी वायरस से, नया एचआईवी का वायरस उसमें बन रहा है, तो भी सेल ऐसा हो सकता है कि ना मरे, सर्वाइव कर जाए। जैसे मैक्रोफेजेस नहीं मरते, सर्वाइव कर जाते हैं। ओपन, स्टार्ट करें, बोलो जय माता दी और शुरू करो फिर, चलो। नो मैम कौन लिखा, वही पिटेगा बच्चा। जो नो मैम लिखेगा उसी को ब्लॉक मार दूंगी। आए बड़े, स्लिम डिजीज क्यों चाहिए तुम्हें, बकवास। सब अपने अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, जय माता दी तो मुझे बोलने की आदत है, ठीक है। अब सुनो, मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफर करता है कैंसर से। तो कैंसर होता क्या है पहले हम ये बात करेंगे, आओ इधर। एक नॉर्मल सेल में बहुत ही तमीज होती है। नॉर्मल सेल में ग्रोथ, जब नॉर्मल सेल का जब प्रोलिफरेशन होता है, डिवीजन होता है, प्रोलिफरेशन मतलब समझ रहे हो ना, एक सेल से 2 सेल बन रहा, माइटोसिस होना। प्रोलिफरेशन रहता है तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर रहता है, कंट्रोल्ड मैनर में रहता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है, जब मान लो एक सेल ग्रो कर रहा है, 1 से 2 सेल बना, 2 से 3 सेल बना, 4 सेल बना, ऐसे सेल बन रहा है। मान लो हम पेट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। और मान लो इधर से दूसरे ह्यूमन सेल ग्रो कर रहे हैं, यहां से इधर ह्यूमन सेल इधर से भी ग्रो कर रहे हैं, पेट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं। जब ये दोनों सेल्स आपस में टच कर जाएंगे, ग्रो करते करते इधर आ जाएंगे, टच कर जाएंगे, तो ये ग्रो करना बंद कर देंगे। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी की, ओह मैंने आपको टच कर दिया, नाउ आई विल स्टॉप ग्रोइंग। इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉप्स ग्रोइंग when comes in contact with another cell, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट होने से ग्रोथ इनहिबिट हो गई। प्रोजेनी वायरस का मतलब होता है महक बच्चे वायरस, प्रोजेनी मतलब बच्चा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की भैया कॉन्टैक्ट हो गया और ये इनहिबिट हो गया इनका ग्रोथ। कैंसर सेल्स में ये एबिलिटी खत्म हो चुकी है। नॉर्मल सेल्स में कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक चेंजेस। ऑन्कोजेनिक, ऑन्को मतलब कैंसर,
ऑन्कोजेनिक चेंजेस आते हैं कि ये सेल अब एक नॉर्मल सेल नहीं रहा, ये अब एक कैंसर सेल बन चुका है। ठीक है, जब एक सेल कैंसर सेल बनता है तो इसके बाहर के एंटीजेंस भी चेंज होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल पे भी एंटीजेंस रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल एंटीजेंस है, दीज आर नॉर्मल एंटीजेंस। आपको पता है हमारे सेल्स पे भी एंटीजेंस होते हैं, बस हमारे सेल एंटीजेंस क्या होता है, प्रोटीन होता है, छोटा छोटा प्रोटीन होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम हमारे एंटीजेंस को पहचानता है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे एंटीजेंस को पहचानता है। ठीक है, तो इसलिए इन एंटीजन पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करता। यहां पे कैंसर सेल्स के अलग ही एंटीजन हो जाते हैं, ये इनके एंटीजन थोड़े सेपरेट रहते हैं नॉर्मल सेल के एंटीजन से। ठीक है, अब ये क्रेजी हो गया, इसमें कुछ चेंजेस आ गए। अब ये चेंजेस बहुत उससे हो सकते हैं। देखो जैसे कि कार्सिनोजन बोलते हैं, ये चेंजेस आने के जो रीजन है उनको कार्सिनोजन बोलते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, जैसे कोई टोबैको खा रहा है तो लंग कैंसर हो सकता है, स्मोक कर रहा है, खाने से माउथ कैंसर हो सकता है, खैनी खूनी जो खाते हैं स्मोक करने से लंग कैंसर हो सकता है, तो ये टोबैको इज अ कार्सिनोजन। ठीक है, देन आपको कोई गामा रेज पड़ गई गलती से बॉडी पे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो भैया ये भी कार्सिनोजन है, तो उससे कैंसर सेल बन गया। कैंसर सेल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि अगर कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन होता है, आप कैंसर सेल को लोगे और ये ग्रो करेगा ऐसे पेट्री डिश में, और इधर भी कैंसर सेल, इधर मतलब यहाँ पे मान लो नॉर्मल सेल है, मान लो यहाँ पे नॉर्मल सेल है, से ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे कैंसर सेल ग्रो कर रहा है, क्रेजी कैंसर सेल, ऐसे कैंसर सेल ग्रो कर रहा है, ये दीज आर कैंसर सेल, दीज आर नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल जब इसको टच करेगा तो वो ग्रो करना बंद कर देगा, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, ये क्रेजी होके यहाँ पे ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ऐसे 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 ग्रो करना शुरू कर देंगे। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है एंड दे फॉर्म अ सेल मास कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है, इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ये मैं खतरनाक, ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और वो, मैं खतरनाक ट्यूमर की बात कर रही हूं, मैं इसको बता रही हूं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर बड़े खतरनाक ट्यूमर्स होते हैं, इनके एक एक सेल को हम न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं, या कैंसर सेल बोलते हैं, ट्यूमर सेल बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूप्लास्टिक सेल जैसे मान लो बॉडी में कहीं पे ऐसे करके न्यूप्लास्टिक सेल का एक गुच्छा बन गया, न्यूप्लास्टिक सेल्स का गुच्छा बन गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया। ये ब्लड के थ्रू अपने सेल्स तोड़ तोड़ के पूरी बॉडी में भेजते रहते हैं। जैसे यहां से कुछ ब्लड के सेल्स कुछ टूटे, यहाँ पे कहीं और जाके यहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ पे कहीं और फिर से एक गुच्छा बना लिया। ये बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं, या जैसे अपने हम होता है ना भाई, मैसेंजर भेज दिए अपने बॉडी में, थोड़े से सेल्स तोड़ के भेज दिए, अब ये सेल्स जहां पे भी अटकेंगे वहां पे एक और ट्यूमर बना देंगे। ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की, कि ये फैलता है, स्प्रेड करता है। इस स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी को फिर ये कुछ सेल्स छोड़ देगा आगे, फिर ये आगे कहीं ट्यूमर बना देगा। ये स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। मेटास्टेसिस के देखो एनसीईआरटी में मार्क किया होगा, मोस्ट फियर्ड, ये नीट का भी क्वेश्चन है। इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर की, ये फैल जाता है बेटा, फैल जाता है ना, तो ये पूरी बॉडी में से गुच्छे 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 बन जाते हैं, कैंसर ग्रो करके, ऐसे बोलते हैं कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो पूरी बॉडी में फैलने का मतलब ये होता है, मेटास्टेसिस होना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ में आ गया, मेटास्टेसिस समझ में आ गया, ट्यूमर क्या होता है समझ में आ गया। ट्यूमर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है मास ऑफ सेल्स में, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगली बात करते हैं, आ जाओ। ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, हमने एक होता है बिनाइन प्रकार का ट्यूमर, जैसे कि मस्से होते हैं ना, मस्से, वो बिनाइन प्रकार के ट्यूमर होते हैं, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, नॉट खतरनाक। ये क्यों खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये फैलते नहीं है, नो मेटास्टेसिस।
बिनाइन का मतलब होता है जिसमें कोई भी जान नहीं है, बिनाइन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, चुप बैठे रहते हैं ये। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक मस्सा है, वो आज तक नहीं फैला, ये रहा, कहाँ गया, मेरे को अपनी बाजू का मस्सा ही नहीं पता इधर वाली बाजू में, ये रहा, दिख रहा है, ये आज तक नहीं फैला, ये इतना सा ही है और ये इतना सा ही रही जा रहा है, तो ये एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। तो अगर किसी के मस्सा हो तो हम ये नहीं कहते ना, जैसे जिसके मस्सा हो, हम ये नहीं कहते ना कि इसको तो कैंसर हो गया। तो अगर बिनाइन ट्यूमर होता है तो इसको हम नहीं कहते कैंसर नहीं होता है, ये एक नॉर्मल छोटा सा ऐसे ही गुच्छा ऑफ सेल्स बन गया है जो कि अब ग्रो नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना कैंसर हो गया, ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये मेटास्टेसिस शो करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इधर उधर फैलता है, जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर रहता है मेटास्टेसिस। जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं, अभी तो बताया मैंने, तुम सुनते नहीं हो मेरी बात, क्यों नहीं सुनते हो बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं इनको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी बात? मस्सा क्या होता है? तिल नहीं होता जो बाहर को निकला होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड नॉर्मल सेल्स में होता है, ट्यूमर सेल्स में, नियोप्लास्टिक सेल्स में सेल ग्रोथ कंट्रोल्ड नहीं होता, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात सुनो, कैंसर सेल में क्या क्या होगा? लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, पहली बात समझ में आती है तुम लोगों को। इंक्रीज, इससे ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए थे कुछ पीवाईक्यूज में पिछले कुछ सालों में, इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस पे पीवाईक्यू आए थे, इसलिए। इंक्रीज्ड टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है ध्यान से सुनो। एक नॉर्मल सेल हर बार जब सेल डिवीजन करता है ना, माइटोसिस करता है ना, तो उसका क्रोमोसोम छोटा हो जाता है बेटा, ये क्रोमोसोम है, ये टीलोमियर है, ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं टीलोमियर। तो हर बार जब ये माइटोसिस करता है तो उसका टीलोमियर ब्रेक हो जाता है, हर बार ये क्रोमोसोम का टीलोमियर जो है ऐसे ब्रेक हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है, टीलोमियर ब्रेक, टीलोमियर डैमेज्ड इन एवरी साइकिल ऑफ माइटोसिस। अब ये आगे फर्दर करेगा तो इसका फिर से यहां से टीलोमियर डैमेज हो जाएगा और ये और छोटा हो जाएगा साइज में, ऐसे और छोटा हो जाएगा। तो फिर कहोगे मैम ये तो इंपॉर्टेंट जीन्स हमारे चले जाएंगे, नहीं, हमारे जो इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं, टीलोमियर्स में इंपॉर्टेंट जीन नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इसका ये कितनी बार माइटोसिस कर सकता है ये डिफाइंड होता है, हर नॉर्मल सेल का जो नंबर ऑफ माइटोसिस है वो डिसाइडेड है मोस्टली, ठीक है। इसलिए तो हम एक टाइम के बाद मर जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ माइटोसिस डिसाइडेड है ना, तो माइटोसिस जितनी होनी थी हो गई, अब उसके बाद वो इतना छोटा हो गया है क्रोमोसोम कि अब माइटोसिस हुआ तो इंपॉर्टेंट जीन भी टूट जाएंगे उससे, तो माइटोसिस नहीं कर पाता है ना, इसलिए हम मर जाते हैं, रीजनरेशन नहीं हो पाती बॉडी की। कैंसर सेल में टीलोमेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर बार जब वो माइटोसिस करता है तो उसके टीलोमियर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, टीलोमियर प्रोटेक्टेड बाय टीलोमिरेज। टीलोमिरेज ऐसा लगता है कि टीलोमियर को तोड़ने वाला एंजाइम है, क्योंकि जनरली एज इज टू ब्रेक, लेकिन ये तोड़ने वाला नहीं, बचाने वाला एंजाइम है, तो इसके टीलोमियर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो ये तो इसके तो क्रोमोसोम भी छोटे नहीं हुए, तो ये जितने मर्जी साइकिल आगे करता रहे, तो अनलिमिटेड साइकिल्स कर सकता है। ये टेलोमेरेज एक्टिविटी जो है वो होने की वजह से टेलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें भी टेलोमेरेज रहता है लेकिन इसमें टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत कम रहती है, इसलिए इसका टेलोमेर टूट जाता है, इसकी टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत हाई रहती है, हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी, लिख लो इसको। समझ में आया ये? समझ में आया ये? हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी रहती है इसकी, ठीक है। देन प्रोटो ऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मल सेल्स के पास, एक नॉर्मल सेल के पास कुछ जीन्स होते हैं, देयर आर सर्टेन जीन्स जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं, ठीक है, सेल्यूलर ऑन्कोजीन कहते हैं, लेकिन ये कैंसर कॉजिंग नहीं होते, ये नॉर्मल ऑन्कोजीन होते हैं, ये नॉर्मल जेनेटिक मेकअप है,
इसी को प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं बेटा, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, अब इस बंदे को कोई कैंसर नहीं है। ठीक है, जब इसके पास नॉर्मल सेलुलर ऑन्कोजीन है या प्रोटो ऑन्कोजीन है। ठीक है, अब मान लो इस बंदे ने टोबैको स्मोक किया, तो टोबैको स्मोक करने से इसका ऑन्कोजीन जो है, सेलुलर ऑन्कोजीन जो है, वो कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में चेंज हो गया, कॉजिंग ऑन्कोजीन में चेंज हो गया ये जीन। तो नॉर्मल जीन ही खराब हो जाता है कई बार। ठीक है, कार्सिनोजन अगर आ गया तो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। एक नॉर्मल सेल के पास कुछ नॉर्मल जीन्स पड़े थे जिनको हमने सेलुलर ऑन्कोजीन बोल दिया। सेलुलर ऑन्कोजीन से कैंसर नहीं होता, हालांकि ऑन्कोजीन नाम सुनते लगता है कि ये तो कैंसर कॉजिंग जीन है, बट नहीं। ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन चुपचाप बैठ रहते हैं, सेल में बैठे रहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ये कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है अगर कार्सिनोजन डालो। तो जो कैंसर सेल है उसका जो सेलुलर ऑन्कोजीन है वो कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन में चेंज हो चुका है। प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, देन मेटास्टेसिस वो शो करता है। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। हो जाएगा, आगे चलो। एक बार और बता दूं, टीलोमिरेज। टीलोमिरेज एक ऐसा एंजाइम होता है कथांशी जो कि टीलोमियर्स को प्रोटेक्ट करता है। हर बार जब माइटोसिस का साइकिल होता है किसी सेल में तो उसका टीलोमियर डैमेज होता है, और टीलोमियर धीरे धीरे करके इतना डैमेज हो जाता है कि उसके बाद फिर माइटोसिस का साइकिल नहीं हो पाता है एक नॉर्मल सेल में। इसलिए हर नॉर्मल सेल में माइटोसिस के साइकिल डिफाइंड होते हैं कि इतने ही माइटोसिस के साइकिल हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर सेल्स में टीलोमिरेज एंजाइम बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो कैंसर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके टीलोमियर्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो वो कितना भी माइटोसिस करें, कितना भी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस करें, उनके टीलोमियर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो वो उनका जो क्रोमोसोम है वो छोटा ही नहीं होएगा, तो क्रोमोसोम वैसा का वैसा वैसा का वैसा आगे जा रहा है, तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूमरस मतलब अनडिफाइंड नंबर ऑफ साइकिल ऑफ माइटोसिस कर सकते हैं, तभी तो वो ट्यूमर बना रहे हैं। उनका कोई साइकिल वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना होने की वजह से ट्यूमर बना रहे हैं, एक टीलोमेयर ही नहीं टूट रहा, इसलिए कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करके ट्यूमर बना दे रहे हैं। एक सेल्स है हीला सेल्स, HELA, हीला सेल्स। ठीक है, हाँ कैंसर सेल्स इसलिए इमॉर्टल सेल लाइन होती है। सानिया बिल्कुल सही कह रही है। हीला सेल्स एक बंदी थी, हेलिना करके उसका नाम था, उसी के नाम पे हीला सेल्स का नाम पड़ा है। उसको बहुत ही एग्रेसिव आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर था। वो आज से 100 साल 150 साल या 200 साल पहले मर चुकी है, मुझे याद नहीं है कब वो मरी थी। आज तक उसके जो कैंसर से निकाले गए सेल्स हैं, ठीक है, ट्यूमर से निकाले गए सेल्स हैं, वो आज तक कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं माइटोसिस। उनमें कोई भी उनका क्रोमोसोम छोटा नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूसली वो माइटोसिस कर रहे हैं, और कोई भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इमॉर्टल सेल लाइन है। तो कैंसर जो सेल्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, इमॉर्टल चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करते रहते हैं। ह्यूमन सेल्स इमॉर्टल नहीं है। अगर आप एक ह्यूमन सेल को पूरा खाना पीना सब कुछ दे दोगे ना, नॉर्मल सेल को पेट्री डिश में उगाओगे, तो वो 10-12 साइकिल के बाद ग्रो करना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं, फिर वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन कैंसर सेल को आप खाना पानी सब दो, वो कितने भी सालों तक ग्रो करता रहेगा। अब हीला सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? उसके सेल्स दुनिया भर की लेबोरेटरीज में है, तो उनका जेनेटिक मेकअप तो सबका सेम है। ठीक है, तो कोई जैसे मान लो किसी रिसर्चर ने किसी दवाई पे का एक्सपेरिमेंट करना है कि ये मेडिसिन का इस सेल पे क्या इफेक्ट है, तो वो अपनी रिसर्च किसी और साइंटिस्ट से बात कर सकता है। हाँ यार, मैंने ये दवाई डाली थी तो हीला सेल्स पे इफेक्ट है, तो वो अपने हीला सेल्स पे इफेक्ट देख सकता है किसी और दवाई का, क्योंकि हीला सेल्स का जेनेटिक मेकअप तो सबका सेम है ना। तो अलग अलग मतलब लोग रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज, समझ में नहीं है? हीला सेल्स एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि टीलोमिरेज एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, इमॉर्टल हो जाती है सेल लाइन, कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस कर सकते हो आप, माइटोसिस नहीं रुकेगी। समझ में आया? प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं सेल्स के अंदर, ऐसे जीन्स होते हैं जिनको अगर छेड़ा जाएगा, उनमें कार्सिनोजन डाला जाएगा तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन्कोजीन कैंसेरियस होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन्स होते हैं, उनमें कोई कैंसर नहीं होता। डीएनए डैमेज से भी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डीएनए डैमेज मान लो एक्स रेज से या गामा रेज से आपका डीएनए डैमेज हो गया, इवन एक्स रेज भी अगर बहुत इंटेंसिटी में है तो वो कार्सिनोजन है। अभी हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर में।
डीएनए डैमेज हो गया तो कार्सिनोजेन हो सकता है। समझ में आया? आगे चलेंगे। अब कैंसर कैसे मारता है ह्यूमन बॉडी को? हाउ कैंसर किल्स नॉर्मल सेल्स। आप मरते क्यों, मतलब कोई मरता क्यों है कैंसर से? ये क्या करते हैं, कैंसर सेल तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं अपनी तरफ। मान लो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड से सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं अपनी तरफ, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन ज्यादा जाता है। जहां भी हमारी बॉडी में एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स होंगे उनको न्यूट्रिशन ज्यादा जाता है, और नॉर्मल सेल्स हमारे बेचारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनको, ये सारा न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स जो है वो स्टार्व कर जाते हैं, स्टार्व कर जाते हैं, इनको खाना नहीं मिल पाता तो नॉर्मल सेल्स मरने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे कैंसर भी मर जाता है। मतलब सॉरी, इसलिए धीरे धीरे पूरी बॉडी मर जाती है। बॉडी मर जाती है तो साथ में कैंसर सेल्स भी मरने ही है। तो कैंसर सेल्स अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, सारा न्यूट्रिशन छीन छीन के उनको पागल हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता, दे गो क्रेजी, इनको पता नहीं चलता कि भाई हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बॉडी ने मर जाना है तो हमने भी तो मर जाना है साथ में, दे गो क्रेजी बेसिकली, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, केमिकल कॉजेज हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। फिजिकल कॉजेज में आती है आपकी रेज, तीखी रोशनियां, तीखी एनर्जी, हाई एनर्जी रेज जो कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। वही जो भी एक बच्ची बता रही थी, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नीट में पीवाईक्यू आता है वो क्या है कि भैया कौन कौन सी रेज हैं जो आपको कैंसर कॉज कर सकती है? तो दो प्रकार की रेज हमें याद करनी है, आयोनाइजिंग रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज। अब आपको ये नहीं याद रखना कि आयोनाइजिंग रेज क्या होती हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। आपको ये नहीं याद रखना कि नॉन आयोनाइजिंग रेज क्या होती हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, आयोनाइजिंग रेज होती है जिनमें सिंगल लेटर है, एक्सरे में सिंगल लेटर है, गामा में सिंगल लेटर है, गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे आयनाइज करना क्या होता है? आयन बनाना, जैसे कोई सेल है इसको आयनाइज कर दिया तो इधर इसका पॉजिटिव बन गया, इधर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे दो में बेसिकली आयन बन जाता है, नॉर्मल किसी एटम का आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको बोलते हैं आयनाइज करना बेसिकली, है ना। तो हमने इस तरीके से याद करना है, ये आयनाइज कर देती है दूसरी इंडिविजुअल को, और ये खुद भी आयनाइज्ड है, इसलिए बेटे देखो अकेले अकेले लेटर रह गए। मतलब ऐसे मैं याद करती हूँ, मुझे पता नहीं तुम लोग मेरा कॉन्सेप्ट ये समझ पाओगे कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये आयनाइज कर देती हैं तो बेचारा यही रह गया, ये तो जा चुका है निकल के, सिंगल लेटर रह गया है। नॉन आयनाइजिंग में दो लेटर्स हैं, देखो ये साथ में है, इसका जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो साथ साथ में, मतलब इसका आयन नहीं बना है अभी, ये नॉन आयनाइज्ड है, खुद को दूसरे को भी नहीं आयनाइज करती और खुद भी नॉन आयनाइज्ड स्टेट में। मतलब ये याद करने का तरीका है, सिर्फ याद करने का तरीका है कि आयनाइज्ड में आपकी जो दो रेज हैं वो सिंगल सिंगल लेटर्स की है, एक्स और गामा, और जो नॉन आयनाइज्ड है वो खुद भी आयनाइज्ड नहीं है, उसके दोनों चीजें साथ हैं, यू और वी साथ हैं। नहीं तो अगर वो आयनाइज हो जाते तो यू सेपरेट और वी सेपरेट हो जाता। मतलब लर्न करने के लिए तरीका है ये। अब यू और वी साथ में पड़ा है, ये खुद भी नॉन आयनाइज्ड है, तो ये नॉन आयनाइजिंग रे है। क्या ये याद हो जाएगा? क्या ये याद हो जाएगा? अजीब सी ट्रिक से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आयनाइजिंग रे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन आयनाइजिंग रे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो? ठीक है। नाउ केमिकल में मतलब कोई केमिकल डाल दी, इसमें सिर्फ टोबैको का एग्जांपल है, जैसे टोबैको जब स्मोक करते हैं तो लंग कैंसर का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में साथ साथ में मार्क कर रहे हो ना आप ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ। कथांशी एनसीईआरटी खोली हुई है, महेश एनसीईआरटी खोली हुई है। बायोलॉजिकल क्या होता है, कभी कभी कुछ वायरसेस बड़े गंदे होते हैं, कुछ वायरसेस के पास कुछ जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स।
तो आपको यहां पे ह्यूमन डीएनए को डैमेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये तो ह्यूमन डीएनए को डैमेज करेंगी, ये भी ह्यूमन डीएनए को ही डैमेज करेंगी, है ना। ये ह्यूमन डीएनए के ही प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करेंगे। ये कहते हैं हमें तो डैमेज करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो अपना वायरल ऑन्कोजीन खुद ही लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीधा ह्यूमन सेल में अपना जीन डाल देता है, ह्यूमन सेल में अपना वायरल ऑन्कोजीन डाल देता है, और ये फिर कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा एक एग्जाम्पल पढ़ते हो आप, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करता है। एचपीवी का एग्जाम्पल आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा हुआ है, एसटीडी में पढ़ा हुआ है ना। तो ये क्या करता है, ये अपना जीन जो है सर्विक्स के सेल्स में डाल देता है, तो सर्वाइकल कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बायोलॉजिकल में। समझ में आ गया, 3 प्रकार के समझ में आ गया। तो मैं आगे चलूं, जल्दी बोलो। जेनिटल वार्ड्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्लास लगाओ हर्ष, कहां थे तुम तब। टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको लाइव दूंगी बेटा, जो बच्चा पूछ रहा है। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन साक्षी पूछ रही है, एक और बार बता दो। नियोप्लास्टिक मतलब ट्यूमर सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म होना, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं आफरीन, कि कोई वायरस बाहर से आके अपना वायरल ऑन्कोजीन आपके सेल में डाल देगा और आपका सेल जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एचपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपको कॉजेज ऑफ कैंसर समझ में आ गया, आपने अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लिया है। एड्स आईसीएसआई से कैसे फैलेगा मैम। फिजिकल के एग्जाम्पल एशा, आयनाइजिंग रेज, नॉन आयनाइजिंग रेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कॉज तो हो गया कैंसर का, अब हमें करना है कैंसर का डिटेक्शन। इससे भी बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। अगर हमने 10 मिनट के अंदर कैंसर वाला टॉपिक खत्म कर लिया तो हम 12 बजे तक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। इम्यूनिटी हम 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, इम्यूनिटी और ड्रग्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एचपीवी वाला एनसीईआरटी में नहीं आ रहा, सिर्फ ये बोला है कि सर्टेन वायरसेस भी अपने वायरल ऑन्कोजीन्स दे सकते हैं। ठीक है, नाउ कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पहली बात तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा, जरूरी है, पहली लाइन एनसीईआरटी में ये लिखी है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। क्यों, ताकि आप इजीली पकड़ लोगे, तो अब तब मेटास्टेसिस नहीं हुआ होगा, तो फिर कैंसर को पकड़ना और क्योर करना इजी है। जो हम बोलते हैं ना स्टेजेस का कैंसर, स्टेज 3 का कैंसर, स्टेज 4 का कैंसर, वो यही है कि कितना फैल चुका है। जितना हम फैल चुका है तो उसको फिर क्योर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब कैंसर सेल्स को मारोगे तो आपके आसपास के सेल्स के मरने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता होता है। नाउ सुनो, पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अब इसका मीनिंग क्या है, बायोप्सी, 2 मिनट, मैंने आगे लिखवाया ही होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। मैंने ये थोड़े से अलग से भी नोट्स बनाए हैं, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मुझे लगा कि एनसीईआरटी में और इंपॉर्टेंट है और मेरे नोट्स में नहीं है, वो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, नाउ क्या वो ऑन्कोजीन के कन्वर्ट हो जाता है क्या डीएनएस डैमेज, मुझे समझ नहीं आ रहा महेश आपका क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ब्लड या अदर टिश्यूज या बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के केस में अब पहले क्या होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अच्छा यही बताती हूँ, बायोप्सी क्या है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या है।
स्टडी क्या है? बायोप्सी होती है, मान लो कोई ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर का एक पतला सा स्लाइस काट लेना बायोप्सी है, ठीक है। अब इस स्लाइस को हमने स्लाइड पे रख के इसको स्टडी करना है प्रॉपर। इसको कटे हुए पोर्शन को हमने स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के नीचे। इसमें चेंजेस देखने हैं कि भैया क्या ये कैंसर वाले सेल्स हैं यहां पे या ये नॉर्मल सेल्स हैं। इसको बोलते हैं हम हिस्टो। हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब बीमार, कि भाई टिश्यू बीमार तो नहीं है, इसी को बोलते हैं हम हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडीज। समझ में आया? बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। तन्मय, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ही सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं, ये खतरनाक नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में, वो खतरनाक है। ऑन्कोजीन्स तो जीन है, जिन सेल्स में वो जीन्स हो उनको नियोप्लास्टिक सेल्स कहेंगे। एक बच्ची का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपका फोन नंबर सिर्फ आपको दिख रहा है अनमोल, आपके मैसेजेस और किसी को नहीं दिख रहे। हर बच्चे को सिर्फ अपना मैसेज दिखता है, ठीक है। तो आपका नंबर किसी और को नहीं दिख रहा, ना ही आपका नाम किसी को दिख रहा, ना ही आपका मैसेज किसी को दिख रहा है, आपको सिर्फ अपने मैसेजेस दिखते हैं। ठीक है, तो पहला तो आप ऐसे डायग्नोस कर सकते हो कि आपने काटा और आपने फिर इसको स्टडी कर लिया, लेकिन ये बड़ी इन्वेजिव टेक्निक है। इन्वेजिव क्या होता है? बॉडी को थोड़ा अंदर घुस के आपने काटा, डैमेज किया है ना, इन्वेजिव टेक्निक है। तो ये इतनी बढ़िया टेक्निक है, मतलब ठीक है करना तो पड़ता ही है, लेकिन ये इन्वेजिव। एक्चुअली नीट में क्वेश्चन आया था कि विच इज द सेफेस्ट वे फॉर कैंसर डिटेक्शन, तो उसका आंसर था एमआरआई। एमआरआई का है ये नीट में क्वेश्चन था। अरे यार ये छुप गया। एमआरआई में क्या होता है, आप बड़े ही सेफ तरीके से डिटेक्ट करते हो। एमआरआई में आप पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हो। मैग्नेटिक फील्ड बॉडी के लिए खराब नहीं है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका नाम है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हो आप, प्लस आप इसमें थोड़ी माइल्ड वाली यूज करते हो, माइल्ड रेज, जैसे कि नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज करते हो आप साथ में। नॉन आयोनाइजिंग रेज हमेशा ही माइल्ड होती हैं, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं कर रही, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और आपको आयन बना दे। ठीक है, आयोनाइजिंग रेज हमेशा ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेज जैसे यूवी रेज थोड़ी कम खतरनाक है। तो ये सबसे सेफेस्ट होता है, ये पीवाईक्यू था। एमआरआई इज द सेफेस्ट, और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था कि ये सेफेस्ट है, बट स्टिल इससे क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि ये एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा है विच इज क्वाइट सेफ, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज को यूज कर रहा है। बायोप्सी में क्या है, टिश्यू काटना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा इन्वेजिव है। देन सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी में कॉमन चीज होती है कि दोनों एक्स रेज यूज करती हैं। एक्स रेज क्या है? आयोनाइजिंग रेज है। तो ये इतने बढ़िया मेथड्स नहीं हो सकते। आयोनाइजिंग रेज है, ये भी आयोनाइजिंग रेज है, तो इतने सेफ मेथड नहीं है ये। सीटी स्कैन और एक्सरे में, रेडियोग्राफी मतलब इसको एक्सरे ही बोलते हैं ना, एक्सरे कराया हो जो बोलते हैं, वो यही एक्सरे ही है। जो एक्सरे है वो 2D इमेज बनाता है, बेसिकली 2D इमेज बनाता है, जैसे आपको पेज पे देते हैं। जो सीटी स्कैन है वो 3D इमेज बनाता है, लेकिन दोनों में ही आप हार्मफुल एक्सरेज से एक्सपोज होते हो। उनसे ज्यादा सेफ एमआरआई रहता है। एंटीबॉडीज क्या है मैं बता रही हूं कैंसर डिटेक्शन के लिए। इतनी बात समझ में आई है? एमआरआई सेफेस्ट है, इतनी बात समझ में आई है। फिर मैं एंटीबॉडीज कैसे यूज कर सकते हो आप कैंसर डिटेक्शन के लिए, वो बता रही हूं। एंटीबॉडीज कैसे यूज कर सकते हो? बॉडीज
फॉर कैंसर डिटेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे वो, ठीक है। हमारी बॉडी में जब कोई सेल कैंसर सेल बन जाता है तो मैंने कहा उसके एंटीजन अलग हो जाते हैं, कैंसर एंटीजन बन जाते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स एंटीजन्स, ठीक है। इनमें नॉर्मल सेल एंटीजन जो है उनसे अलग एंटीजन बन जाते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज रिलीज कर सकते हैं बाहर से। मान लो मैं एक एंटीबॉडी रिलीज कर दूं बाहर से, दिस एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू कैंसर एंटीजन। अब मान लो ये शाइन कर रही है स्टार के लिए, स्टार की तरह शाइन कर रही है, टिंग 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 शाइन कर रही है। हालांकि ऐसे शाइन नहीं करती एंटीबॉडीज, क्या होती हैं तो रेडियो एक्टिवली वो होती हैं, क्या कहते हैं, डिटेक्शन हो जाता है उनका, ठीक है, रेडियो लेबल्ड होती है। हालांकि रेडियो लेबल तो बॉडी में नहीं डालेंगे, जनरली कलर्ड कंपाउंड वगैरह कुछ बना लेती है। लेकिन तुम इमेजिन करो, मान लो स्टार की तरह शाइन कर रही है, तो ये अगर इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी से जाके चिपक जाएगी ऐसे, और ये शाइन करेगी टूणु टूणु टूणु, तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि ये कैंसर सेल है। ऐसे आप एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैंसर एंटीजन तभी तो बनेगा जब कैंसर का सेल बनेगा। एंटीजन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। समझ में आया आपको? बोन मैरो टेस्ट बता रही हूं मैं, ये एक्चुअली मेरे को बायोप्सी में ही बताना था, मैं बताना भूल गई आगे। एक तो बायोप्सी में ये बताना था मेरे को जो मैंने बताया आपको, बायोप्सी। दूसरा, ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टिश्यू का टेस्टिंग कर सकते हैं। इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, कि ल्यूकेमिया है या नहीं, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर है या नहीं, तो आप ब्लड काउंट चेक कर सकते हो, ब्लड टेस्टिंग करके सेल्स का काउंट चेक कर सकते हो, चेक द सेल काउंट। डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक कर सकते हो, तो आपको एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट मिलता होता है जनरली, ठीक है। तो आप ब्लड टिश्यू का टेस्टिंग कर सकते हो। सिमिलरली आप बोन मैरो टेस्टिंग भी कर सकते हो, बोन मैरो में भी एबनॉर्मल चेंजेस आपको मिलेंगे इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, क्योंकि ब्लड के सेल्स बोन मैरो से ही बनते हैं। ये दो चीजें भी दी हुई थी एनसीईआरटी में, ये मैं बोलना भूल गई थी आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया, एंटीबॉडी नॉर्मल सेल से नहीं बाइंड करेगी, क्योंकि ये सिर्फ कैंसर के एंटीजेंस के लिए ही स्पेसिफिक है, ये सिर्फ कैंसर के सेल को ही जाके बाइंड करेंगी। हाँ आयुष, डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड कैंसर में। जिस प्रकार के कैंसर का हमको खतरा है, दृष्टि जो हमें डाउट है, उसी के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हम बॉडी में डालेंगे। बता रही हूं शुभम, बता रही हूं, समझ में आया? जल्दी बोलो। एक और चीज जो मुझे बतानी है, एक और चीज मुझे बतानी है, ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है ये, डिटेक्शन का ही पार्ट है, डिटेक्शन का ही पार्ट है जो रह गया है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम यूज करते हैं, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम यूज करते हैं। इसमें एक्चुअली डिटेक्शन नहीं का पार्ट नहीं बोलेंगे, एंटीसिपेशन का पार्ट बोलेंगे, टू फाइंड आउट कि क्या इस बंदे को कैंसर का खतरा है, टू फाइंड द रिस्क ऑफ कैंसर। ये डिटेक्शन वाले पार्ट के नीचे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जहां कैंसर डिटेक्शन दिया हुआ है ना, ये सब चीजें कि रेडियोग्राफी से करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी से करते हैं, उसके नीचे एक लाइन दी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लाइन मिली? जल्दी बताओ। टाइप्स ऑफ कैंसर नहीं चाहिए हमें रंजीत, नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज हर्षिता, लेकिन वही मैं बता रही हूं कि जीन्स का क्या रोल हो सकता है कैंसर में। कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, लिख लो कॉपी में हर्षिता। मिल गया? मिल गया तो यस लिखो, मिल गया तो यस लिखो बेटा। आपने अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है,
तभी हमारा ये सपना पूरा होगा 360 में से 360 लाने का, तो ही आईफोन मिलेगा हमें। ठीक है, आपने अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। जो भी मैं पढ़ाऊं एनसीईआरटी साथ में, एनसीईआरटी साथ में, एनसीईआरटी साथ में, एनसीईआरटी। मेरे से पूछो अगर कोई लाइन आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई एनसीईआरटी की, तो आप मेरे से पूछो कि मैम ये लाइन रह गई है, मेरे को समझाओ। मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन में पेपर में आ गई लाइन तो मैं क्या करूंगा। खोल के नहीं रखी कुमारी, साथ साथ में लाइन अंडरलाइन करते जाओ जो मैं पढ़ा रही हूं। एनसीईआरटी से ही बेड़ा पार होना है हमारा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कहां है मैम, नहीं मिला। सौम्या कैसी बातें कर रही है यार। कैंसर पे आ, पेज के लास्ट में जा, कैंसर वाले पेज के लास्ट में। मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ जो भी मैं बोल रही हूं। अगर तुम्हें कोई चीज लगता है मुझे इसका मीनिंग पहले नहीं पता था और मुझे अब पता चला है, साथ में एनसीईआरटी का छोटा सा नोट बना लो, एनसीईआरटी पे ही नोट बना लो। प्री डिस्पोज का मतलब मैं बता रही हूं मुबासरा, रुक जाओ। साथ में ही नोट्स बना लो कि इसका ये मीनिंग है। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, आज पता चला है, नोट्स बना लो। लाइन का मीनिंग नहीं था, नहीं पता था, पता चला है, नोट्स बना लो। पेज नंबर 157 है शीतल। लास्ट लाइन ऑफ पेज 157 बता रही हूं, लक्की बता रही हूं। ससेप्टिबल और प्रीडिस्पोज का मीनिंग क्या है वो मैं बता रही हूं, सुनो। चलो कैंसर पूरा करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। दिमाग खज्जल हो गया पढ़ा के मेरा भी। ऐसे होता है मुझे, मैं खज्जल हो जाती हूँ, जैसे 1.5 घंटा पढ़ा लूँ ना, फिर मुझे ऐसे शेकिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है ऐसे ऐसे करके, कि जितना स्ट्रेस बिल्ड हुआ है दिमाग में वो सब उतर जाए, हट जाए। तुम भी क्या करो। स्लॉड ऑफ का मतलब होता है कहीं से रिमूव होके, ट्यूमर से कुछ सेल्स रिमूव होके। स्लो ऑफ होता है टूट टूट के गिरना, बेसिकली स्लो ऑफ, टूट टूट के गिरना और कहीं और चले जाना। ठीक है, चुप रह कलश तू, तेरे को ब्लॉक मारूंगी मैं। हमने भी पढ़ा है वो वाली बात, पढ़ी है कि क्योर कैसे करना है। क्योर में है इंटरफेरॉन, बकवास मार रहा है। सुनो, आप किसी पेशेंट को कैंसर का ज्यादा रिस्क होता है, कुछ सी इंडिविजुअल को कैंसर का ज्यादा रिस्क होता है और किसी इंडिविजुअल को कैंसर का कम रिस्क होता है। तो मान लो किसी के पेरेंट्स को कैंसर था, तो वो बंदा कह रहा है कि क्या मुझे भी कैंसर का रिस्क है। कुछ जीन्स एक इंडिविजुअल की बॉडी में ऐसे होते हैं जो उसको कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं। देयर आर सर्टेन जीन्स in certain individuals bodies, certain individuals that, अब ये कैंसर ये नहीं कि कॉज कर ही देंगे, नहीं तो फिर तो जेनेटिक डिजीज होगी कैंसर। अगर ये कॉज कर ही देंगे तो ये कॉज नहीं करते, ये सिर्फ खतरा बढ़ा देते हैं। दैट मेक्स द इंडिविजुअल मोर ससेप्टिबल। अब ये ससेप्टिबल वर्ड क्या है, टू कैंसर। ससेप्टिबल का मतलब है ज्यादा चांसेस हो जाना। प्रीडिस्पोज का मतलब क्या है, ज्यादा चांसेस हो जाना। प्रीडिस्पोज का भी यही मीनिंग है, ज्यादा चांसेस हो जाना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम, वो बंदा आएगा कि भाई मान लो मेरे पेरेंट्स को भी कैंसर था, क्या मुझे कैंसर का खतरा ज्यादा है, तो आप ये जीन पकड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक विल हेल्प यू कैच दिस जीन। कैसे नहीं जानना, बस इतना ही दिया है एनसीईआरटी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक विल हेल्प यू कैच दिस जीन। तो फिर अगर
पता चल जाएगा कि इसके पास ये जीन है, तो इसको बोलेगा, पर्सन को एडवाइस दिया देगा डॉक्टर, पर्सन शुड नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ टू सर्टेन कार्सिनोजेंस। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा जीन है जो सिगरेट स्मोकिंग से एकदम से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम 10 सिगरेट भी मान लो पी लो, 50 सिगरेट पी लो, तुम्हें नहीं होएगा। मैं मान लो 2 सिगरेट भी पी लूंगी तो मुझे हो जाएगा। तो डॉक्टर मुझे कहेगा कि यार तुम्हारे पास जीन है ऐसा खतरनाक वाला जिससे ज्यादा चांसेस हैं, तो तुम ऐसे कार्सिनोजेंस के पास ही मत आओ। ठीक है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली बात, समझ में आ गई? बस और कुछ नहीं करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली बात में। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे चलो, भगवान के लिए कैसे खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? 11:21 हो गए, पूरी की पूरी वो पड़ी है अभी, इम्यूनिटी। आ गया समझ? नाउ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? कलश ने तो उसके बाद मैसेज करने बंद कर दिया। अरे कलश मैसेज कर ले, लेकिन उसी टॉपिक पे मैसेज करना यार जिस पे मैं पढ़ा रही हूं। तू अगला ही टॉपिक मैसेज कर दे रहा है, पागल। मैं कुछ पढ़ाती हूं, तू कुछ और ही मैसेज कर दे रहा है। पहली बात तो सर्जरी, ये पॉइंट नंबर 1 है। रेडिएशन थेरेपी पॉइंट नंबर 2 है। थर्ड है कीमोथेरेपी, चौथा है इम्यूनोथेरेपी। जनरली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में 1 + 2 + 3 का साथ लिया जाता है, तीनों मिला के यूज की जाती हैं। ठीक है, अब सुनो। सर्जरी में सिंपल क्या है, आपका ट्यूमर है तो यहां से इसको रिमूव ही कर दो। लेकिन अगर स्टेज 3 में चला गया, 4 में चला गया, तब कितने ही ट्यूमर रिमूव करोगे? पूरी बॉडी को ही थोड़े भी रिमूव कर दोगे? तो पहला सिंपल है, सर्जरी से रिमूव कर दो। दूसरा, इस पे कुछ रेडिएशन मार दो। कुछ रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि ये सेल है, ट्यूमर है, इस पे तुमने इतना खतरनाक रेडिएशन मारा कि सेल्स डाई, मर जाते हैं सेल्स। उसके भी रिस्क तो है ही है। अब जैसे कैंसर सेल्स मर गए तो आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी तो डैमेज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मल सेल्स पर डैमेज ना हो। ये नॉर्मल सेल्स, ठीक है, तो इनको आसपास के सेल्स को कवर किया जाता है और रेडिएशन से इनको मारने की कोशिश की जाती है। ठीक है, भस्म कर दो इनको रेडिएशन से, बिल्कुल सही है। तीसरा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? ऐसी कुछ ड्रग्स दे दो। ये ड्रग्स क्या है, आपने खाने को दिया, ये ब्लड में गई ना, ये ड्रग्स जो है दे आर टेकन अप बाय, ये ड्रग्स ऐसी होती हैं कि इनको सिर्फ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ही खींचते हैं अपने अंदर। टेकन अप बाय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और फिर वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जैसे ये बिल्कुल ऐसा कि जहर दिया आपने और ये जहर ऐसा है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ही उस जहर को खींच रहे हैं और फिर वो मर जाते हैं सेल्स खींच के। तो इससे हमारे कैंसर सेल्स, क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइडिंग है तो वो भी मर जाएंगे। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, आपकी बॉडी में कुछ और सेल्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग है, जो कि कैंसर सेल्स नहीं है। जैसे कि आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवली डिवाइडिंग है। कहां लिखूं? यही नोट्स बनाना चाहती हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा। एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग, और कौन से सेल्स हैं? हेयर फॉलिकल, जहां पे कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस होता है, तभी तो आपका हेयर ग्रो करता है। आपका बोन मैरो, तभी तो ब्लड सेल बन रहा है। तो ये भी उन पॉइजन को ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक्टिवली डिवाइडिंग है और ये भी मर जाते हैं। इसलिए कैंसर पेशेंट का बाल उतरता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल मर जाता है। ठीक है, इसलिए कैंसर पेशेंट में ब्लड में बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाता है, क्योंकि वही है, इसका साइड इफेक्ट रहता है। ठीक है, हेयर लॉस हो गया। एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सेल नहीं बन रहा, आरबीसी नहीं बन रहा। समझ में आ गया? ठीक है कलश, ओके बेटा। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, लास्ट सुनो। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? आपका कैंसर सेल बहुत चालाक है,
वो आपके इम्यून सिस्टम से छुप जाता है। कैंसर सेल्स अवॉइड डिटेक्शन। अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है। पीडीएफ, हाय हाय मिल जाती है, आती है पीडीएफ। करती हूँ मैं बात तुम लोगों को ना, मैं ऐप खोल के दिखाती हूँ पीडीएफ कहाँ मिलता है, ठीक है। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, नहीं तो चैप्टर रह जाएगा, ठीक है। कैंसर सेल्स आपके इम्यून सिस्टम से बचता घूमता है। तो इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप अल्फा इंटरफेरॉन्स डालते हो बॉडी में, जिससे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लिखो इसको कहीं पे, खुद से लिखो। अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, इंटरफेरॉन्स का केमिकल नेचर प्रोटीन होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इम्यूनिटी में। दे मॉडिफाई योर इम्यून सिस्टम। मॉडिफाई मतलब एक्टिवेट, मॉडिफाई या एक्टिवेट, मॉडिफाई या एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को जोश आ जाता है इससे, एंड ये एक्टिवेट होके दे आर एबल टू डिटेक्ट द कैंसर सेल्स, जिससे फिर उनको किल द कैंसर सेल्स, किल द कैंसर सेल्स। इम्यून सिस्टम मॉडिफायर्स हैं बेसिकली। इंटरफेरॉन और अल्फा इंटरफेरॉन में कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना अल्फा इंटरफेरॉन कैंसर में पड़ा है, इंटरफेरॉन नॉर्मल इंटरफेरॉन आपने उसमें इनेट इम्यूनिटी में पड़ा है। कंफ्यूज नहीं होना, जो जहां पड़ा है उसको दिमाग में बिठा लो। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, बिठा लो बस। इसका यहां पे आया तो ये आंसर होगा, इसका यहां पे आया तो ये आंसर होगा, सीधी सी बात है, नो बकवास। समझ में आ गया? कैंसर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आपको पता है क्या है, चलो बढ़िया। अब हम चलेंगे, ये भी आपको पता है, इम्यूनिटी में। आज नहीं खत्म होएगी 12 बजे तक क्लास, आधा घंटा भी स्पीड में इम्यूनिटी करेंगे, उसके बाद भी ड्रग वाला है, 12:30 से 1 बजे से पहले नहीं खत्म होगी क्लास। मैम मेरे क्वेश्चन सिली मिस्टेक में बहुत गलत हो रहे हैं। सुमित फोकस बढ़ा बेटा, मेडिटेशन कर, क्या बाबा रामदेव की वो लगाया कर, सुबह 10 मिनट 15 मिनट यूट्यूब पे खोल के, जहां बाबा रामदेव 7 प्राणायाम करा रहे हैं ना, कि अब कपाल भाती कर लीजिए, अब ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आंखों की रोशनी भी तेज होगी और दिमाग की फोकस भी आपका इंक्रीज होगा, जो कि आपको बहुत जरूरत है यहाँ पे। तुम लोग सब कर लिया करो ना, वो बाबा रामदेव की क्लास है, वो करते हैं, उसमें 10 मिनट में सभी प्राणायाम करा देंगे, 10-15 मिनट में, वो कर लिया करो, जरा ब्रीदिंग कर लिया करो कुछ, तो उससे क्या है, फोकस बढ़ता है, इधर उधर का जो फालतू का वो है, दिमाग में कचरा नहीं जमा होता, वो हट जाता है सब। जिसको जैसे अपना दिमाग मैनेज कर पा रहा हो, वो अपना दिमाग वैसे मैनेज करो। किसी को नेचर में वॉक करके दिमाग मैनेज हो पा रहा है, तो 15 मिनट वॉक कर ली, तुम्हारे पास 15 मिनट इस चीज के लिए है दिन में, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है तुम कि तुम्हारे पास 15 मिनट भी नहीं है, ठीक है। किसी को प्रेयर करके, है ना, किसी को पर्टिकुलर कोई, जैसे कुल देवता होते हैं कुछ के, उनको प्रे करके किसी को शक्ति मिलती है कुछ नहीं, सब हमारे अंदर ही है। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ही प्रे कर रहे हैं बेसिकली, हमारे अंदर ही है भगवान, हमारा जो अपना अपना भगवान है, जिसको भी हम मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसको मानते हैं, सब जगह एक ही इफेक्ट आना है। चाहे आप भगवान को मान लो, कृष्ण को मान लो, अल्लाह को मान लो, एक ही बात है, जिस मर्जी को मानो, ठीक है। 15 मिनट प्रे करो, अगर तुम प्रे करने को तुम्हें अच्छा लगता है। प्रे नहीं कर पाते, तुम्हें साइंटिफिक माइंड है कि मैं नहीं भगवान को मानता, तो प्राणायाम करो, ठीक है। प्राणायाम प्रे करने से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उससे क्या है, ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग से जो वो होती है ना, गंदी एनर्जी जो पड़ी होती है, थकान वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी, वो सब निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन खत्म होता है। जिस मर्जी को करो प्रे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को वॉक करके अच्छा लग रहा है, वॉक कर लो, कोई रनिंग कर रहा है, उसको रनिंग कर लो। दिमाग बंद करने की
प्रक्रिया पे फोकस करो हर रोज सुबह 15 मिनट। रनिंग करते हुए दिमाग नहीं चलता, क्योंकि बंदा इतना थक जाता है, इतना हाफ जाता है, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का। सोचना बंद करना है आपको 15 मिनट के लिए। और अगर फिर ये तो फोकस के लिए बात होगी, प्लस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करके जाओ प्रॉपरली। अगर टाइम है तो एनसीईआरटी को ऊपर से पढ़ के जाओ प्रॉपरली टेस्ट से पहले। अदिति डिटेक्शन में, अच्छा ये आप कह रहे हो वो रेडियोग्राफी में जो एक्सरे यूज करते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती है बेटा, इसलिए वहां से कैंसर नहीं होता, पर है तो है, खतरनाक तो है ये। चलो, सो के अच्छा लगता है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इम्यूनिटी करते हैं, ठीक है। चलो, पानी पुनी पी लेती हूँ मैं भी।
जो ही मेरे पैरों में बैठा हुआ है और उठने से मना कर रहा है। मैं कह रही हूँ बाहर चले जा भाई। मैं लिखाऊंगी कैसे, पढ़ाऊंगी कैसे? काट रहा है मेरे को, कह रहा है निकलूंगा नहीं। कोई बात नहीं नुसरत, पढ़ने के टाइम पे लगता है सब आता है, इसके लिए तुम करो एक्टिव रिकॉल। नुसरत कह रही है लॉज्ड, लॉज्ड पूछ रहे हो तुम, LODGED, लॉज्ड। सौम्या, लॉज्ड मतलब कहीं पे जाके स्टक हो गए वो सेल्स, फिर उन्होंने वहां नया ट्यूमर बना लिया। लॉज मतलब वहीं कहीं पे फंस गए, जाके लग गए, जाके चिपक गए। जो ही उठ नहीं रहा मेरे पैरों से, मैं दिखा देती तुम लोगों को। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? चलो एक एक्टिव रिकॉल करने का टेक्निक होता है जो नुसरत कह रही है कि मैम जब पढ़ती हूँ तो लगता है सब आता है, जब टेस्ट देती हूँ तो लगता है नहीं आता। आप एक पेज लो एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी अपने दिल से चिपका लो और देखो मत उसे, और फिर याद करो उस पेज में क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिर अगर आप उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये पॉइंट मिस हो गया मेरा, फिर आप एनसीईआरटी देखो, अच्छा मेरा ये पॉइंट रह गया, फिर वो भी चीज याद रख लो। और एनसीईआरटी के हर पेज के ऊपर उसकी समरी लिख के रखो कि इस पेज में क्या क्या चीजें हैं, तो मिस नहीं होंगी चीजें। लिखने से सबसे ज्यादा याद होता है, तो एनसीईआरटी के ऊपर ही लिख लो, उसकी समरी लिख लो। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है? चलो बढ़िया बढ़िया, चलो आओ इम्यूनिटी शुरू करते हैं। जो ही जा भाई, बाहर जा, चल बाहर जाओ, बाहर चले जाओ। ये रहा जोई। मोटा जोई, मोटा जोई, मोटा जोई, मोटा जोई। जाओ भागो, चलो भागो, चलो 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 चलो, जाओ बाहर जाओ। पढ़ाने नहीं दे रहा, ले जाओ इसको बाहर। चलो देखो इम्यूनिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। एनसीईआरटी खोल ली इम्यूनिटी पे? एनसीईआरटी खोल ली इम्यूनिटी पे? इम्यूनिटी का पहले डेफिनेशन दिया हुआ है कि यार इम्यूनिटी क्या है ना। तुम्हें अगर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो भी तुम्हारे 100% क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर तुम ध्यान से सुन लो तो। ठीक है आशीष, तेरी बात सुनूंगी मैं, टिक जा, पहले पढ़ ले। सुनो, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, एक होस्ट की एबिलिटी, मतलब होस्ट मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी एबिलिटी बेसिकली अपने आप